नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू दिस एनालिसिस ऑफ दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर इन आवर एनालिसिस दैट इज चैप्टर 10 ऑफ वॉल्यूम 2। मैं उम्मीद करता हूं आपने बहुत ही रिलीजियसली इस साल के इकोनॉमिक सर्वे को देखा होगा, आपने बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी और समझी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिरी चैप्टर जो बात कर रहा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट 3 most important parameters for a developing economy, that is the social infrastructure, the employment and the human development. In fact, after this pandemic, all these 3 parameters have become more important than ever. तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमारा सोशल सेक्टर परफॉर्म कर रहा है और इसने रिएक्ट करा आफ्टर दिस पेंडेमिक। यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे इस सोशल सेक्टर में पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ा के हार्डशिप्स को कम करने की कोशिश की गई, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एजुकेशन की बात करें, राइट, इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है और इस पेंडेमिक के कारण जो एक शिफ्ट ओवर हमको देखने को मिला टू द ऑनलाइन क्लासेस थ्रू द स्मार्टफोन, थ्रू द इंटरनेट, दैट इज फ्रॉम द ऑनलाइन एजुकेशन, इसने एक पूरा रिवॉल्यूशन हमें दिखाया कि कैसे हो सकता है। फिर हमें यहाँ पे देखने को मिला गिग इकोनॉमी का ग्रोथ। हम इन सबको बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, क्या है, क्यों है, कैसे है। अभी आप सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, राइट। इसी के साथ साथ यहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अभी तक ये जान लिया है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम चला, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पूरी तरीके से हैम्पर हो गया, कैसे हमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर को स्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको डाटा दिया जाएगा रिगार्डिंग द अनएम्प्लॉयड पर्सनस जो कि डिक्लाइन हुए 0.79 करोड़। अगर 17-18 और 18-19 की हम बात करें तो इसका मतलब कि गवर्नमेंट जितने भी इनिशिएटिव्स लेके आ रही है, बी इट बी द मुद्रा योजना फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बी इट बी द स्टार्टअप पॉलिसी विच आर गवर्नमेंट हैज टेकन एज एन इनिशिएटिव, ये सब अपना रिजल्ट शो कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये समझा जा सकता है। उसमें भी अगर हम रूरल सेक्टर और उसमें भी अगर हम फीमेल कैटेगरी की बात करें तो अनएम्प्लॉयड पर्सन का डाटा आपको दिखा रहे हैं वो, राइट। तो ये जो एनहेंसमेंट हुआ है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में, ये रूरल एरिया में एंड डेट टू पर्टिकुलरली इन द फीमेल कैटेगरी ये ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पे ये एक बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए। फिर ये एक फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी बताया आपको कितना हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है 17.5% से 18.6%। यहाँ पे जो फॉर्मल लेबर फोर्स है हमारी वो भी बढ़ती हुई हमें दिख रही है। यहाँ पे हमें आगे चल के चैप्टर बताएगा विद द हेल्प ऑफ ईपीएफओ कि क्योंकि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़े हैं, तो ये शोकेस करता है कि फॉर्मल लेबर फोर्स हमारी बढ़ी है। इसी के साथ जो हमारा पीएलएफएस का डाटा आता है, लेबर फोर्स सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इसने एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में अर्बन एरिया में इंप्रूवमेंट शोकेस करे। तो यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हम चीज़ें देखेंगे, राइट। यहाँ पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, हम ऑलरेडी इसके प्रीवियस लेक्चर्स में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 को कंपेयर कर चुके हैं। यहाँ पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे हेल्थ सेक्टर में हमें इफ़िशेंसी और ऐड करने की ज़रूरत है। हालांकि हम इस पर ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये हम कुछ चीज़ें देख चुके हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या चीज़ें आपके लिए यहाँ पे मेंशन की गई हैं। यहाँ पे मेंशन की गई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, राइट। इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वी शेप्ड रिकवरी नहीं बताऊंगा, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। What were the vulnerabilities which our society, state and other countries in the world has faced during this COVID pandemic, ये हम देख चुके हैं, राइट। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये चीजें बताई हुई है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। दिस स्टार्ट फ्रॉम पर्टिकुलर टॉपिक कि सोशल सेक्टर में एक्सपेंडिचर हमारा कितना रहा। तो सोशल सेक्टर किसको कहा जाता है? जैसे अभी हम देख रहे थे हमारा एजुकेशन, राइट, हमारी हेल्थ। तो यहाँ पे इन चीज़ों को सोशल सर्विसेज या एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सेक्टर कहा जाता है। अगर हम सेंटर और स्टेट को कंबाइनली यहाँ पे देखें इन प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी, तो यहाँ पे सोशल सेक्टर में एक्सपेंडिचर जो है वो 6.2% से 8.8% पे हुआ है।
इसका जो पीरियड है ये 1 साल नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। इसका जो पीरियड है ये 2014-15 से 2020-21 का पीरियड दिखा रहे हैं ये, मतलब 5 साल आप मान सकते हो। तो 5 साल में हमने सोशल सेक्टर में इतना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, राइट। और ये जो इंक्रीज देखने को मिला है ये अक्रॉस ऑल सोशल सेक्टर्स देखने को मिला है, मतलब हर सोशल सेक्टर में हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया ही है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 2.8% टू 3.5%। हेल्थ की बात करें तो 1.2 से 1.5, ये बहुत कम कर रहे हैं हम लोग ऑफ कोर्स। और इसीलिए इस कोविड-19 और इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक सर्वे में जो सबसे ज़्यादा फोकस में रहा है वो हेल्थ सेक्टर रहा है। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ 3.5% पे वी आर एमिंग फॉर, राइट। और फाइनली हम अगर हमारा बजटरी एक्सपेंडिचर यहाँ पे देखें तो ये भी बढ़ा है। ये 2020-21 में 26.5% था, जो कि 5 साल पहले 2014-15 में सिर्फ 23.4% था। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, हम बजटरी एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और बढ़ा भी रहे हैं अक्रॉस ऑल सोशल सेक्टर्स। ये हमने यहाँ पे कंक्लूजन निकाल लिया। इसके बाद में अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो स्पेशल इकोनॉमिक और कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज 20 लाख करोड़ का हमारी सरकार लेके आई है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ ये किसका इक्विवेलेंट है। तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्त कि ये 10% ऑफ इंडियाज जीडीपी है। एज वी ऑल नो वी हैव करेंटली जीडीपी ऑफ $2.9 ट्रिलियन। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम 10% ऑफ इंडियाज जीडीपी। यहां से एक क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में हमने ये भी देखा कि कैसे एडिशनल सपोर्ट भी हमारी गवर्नमेंट ने दिया, जो कि इसको बना देता है अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख करोड़ रुपीस। क्लियर। इसमें अगर हम 30 लाख करोड़ में सारे प्रोविजन देखें जहां पे हमने सोशल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है, राइट, तो इट विल कम अराउंड 4.31 लाख करोड़। जैसे अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिक योजनाएं या फिर स्कीम्स देखें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे हमने पीडीएस के थ्रू 80 करोड़ लोगों को यहाँ पे फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करे। प्रधानमंत्री अन्न योजना, हाउसिंग, हेल्थ, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एमजी नरेगा में कैसे हमने वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी, पीएम स्वनिधि के थ्रू स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये दिए, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सोशल सेक्टर में एलोकेशन रहा है वो 4.31 लाख करोड़ रहा है और इन सेक्टर्स में हमने इन्वेस्टमेंट करा है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और जैसा हम ह्यूमन डेवलपमेंट की अभी तक बात कर रहे थे, क्योंकि इस चैप्टर में हमको ह्यूमन डेवलपमेंट समझना है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है उसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स माना जाता है, जिसे हर कंट्री बहुत सीरियसली लेती है। हाँ, हमारे लिए एक चौंकाने वाली चीज़ ये है कि वी हैव शिफ्टेड डाउनवर्ड इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। 2019 में हमारी रैंकिंग 131 पे शिफ्ट हो गई थी, जो कि 2018 में 129 थी। डेट मीन हम 2 प्लेस पीछे खसक गए। अब यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ें दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पता होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये किन 3 पैरामीटर्स पे निकाला जाता है। तो जिसमें सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर कंट्री में मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी। अब इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं खींचेंगे, मगर हाँ मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होती है। अगर हम 2 कंट्रीज़ का एग्जांपल लें, एक यूएस और एक इंडिया, और हम ये देखें कोई 5 कमोडिटी को लेके कि उसको खरीदने के लिए यूएस वाले व्यक्ति को कितने डॉलर्स पे करना पड़ते हैं, वहीं उन्हीं 5 कमोडिटी को खरीदने के लिए इंडिया वाले व्यक्ति को कितने रुपए पे करना पड़ते हैं। तो इससे जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें डॉलर की वैल्यू और इंडियन रुपी की वैल्यू समझ में आएगी, राइट। तो ये आप देखा जाता है, और ये कैलकुलेशन अगर मैं करके बताऊं आपको इन दी एंड, तो ये ऐसा कुछ आता है दोस्तों कि $1 बराबर 18 रुपए आते हैं, राइट। अच्छा, कई लोग इसको गलत ये समझ लेते हैं कि ये मार्केट प्राइस की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि वो तो 70 रुपीज़ के आसपास कुछ चल रही होगी अभी। नहीं, ये मार्केट प्राइस नहीं है।
ये परचेसिंग पावर है, मतलब कि जिस चीज़ को खरीदने के लिए इन 5 कमोडिटी को यूएस में $1 पे करना पड़ते हैं, उन 5 कमोडिटी को खरीदने के लिए हमारे यहाँ पे 18 रुपये पे करना पड़ते हैं। क्लियर? इसका मतलब यूएस के व्यक्ति को उसकी करेंसी की 1 यूनिट पे करना पड़ती है इन 5 कमोडिटी को खरीदने के लिए, मगर हमारे इंडिया में उन्हीं 5 कमोडिटी को खरीदने के लिए एक व्यक्ति को हमारी करेंसी की 18 यूनिट पे करना पड़ती है। आप इसको ऐसा समझो, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा, हमारी जो वैल्यू है करेंसी की वो यूएस डॉलर से कम है। मैं उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया हूं। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इस तरीके से मेजर किया जाता है। चलिए, अच्छी बात है। इसके बाद दूसरे पैरामीटर पर अगर हम लोग बात करें तो ये आता है हेल्थ, राइट। ये देखा जा सकता है, आप जानते हो, किसी भी कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी से, ठीक है, हमारे यहाँ 60 ईयर्स के लगभग लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। इसी के बाद तीसरा जो पैरामीटर आता है इट इज एजुकेशन। एजुकेशन को इसमें 2 पैरामीटर्स पे देखा जाता है। एक पैरामीटर देखा जाता है एनरोलमेंट से। एनरोलमेंट का मतलब होता है कि कितने बच्चे हमारे स्कूल में एनरोल हो रहे हैं। दूसरा पैरामीटर होता है मीन ईयर ऑफ एजुकेशन। मीन ईयर ऑफ एजुकेशन का मतलब ये होता है कि एक एडल्ट कितनी एजुकेशन ले रहा है। तो हम इसका जब एवरेज निकाल देते हैं सारे हमारे एडल्ट के बीच में मेजर करके, तो ये वो चीज़ बता देता है। तो इन 3 पैरामीटर्स पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को नापा जाता है, और इन 3 पैरामीटर्स में हम लोग ओवरऑल 18 से 19, मतलब 2018 से 2019 आते हुए एक रैंक पीछे खसक गए। हाँ, अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे, वैल्यू ऑफ HDI। तो अगर 2018 की, इस वक्त हम लोग और 10 साल पहले चलते हैं, 2010 की जो इकोनॉमिक सर्वे हमको बताता है, वो वैल्यू थी हमारी 0.579, ठीक है। और 2019 की अगर हम बात करें तो हमारी वैल्यू हो गई 0.645। ऑफकोर्स हम 1 की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब हम अच्छा हो रहे हैं। तो ये हमारी वैल्यू आप याद रख सकते हो। इसी के साथ इकोनॉमिक सर्वे हमें ये बताता है कि अगर यहाँ पे क्रॉस कंट्री कंपैरिजन हम करें तो जो हमारा एवरेज एनुअल GDI HDI का ग्रोथ है, ये हमें बताता है कि हम ब्रिक्स कंट्री, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन ब्रिक्स कंट्रीज में सबसे आगे हैं। तो अगर हमें इस मोमेंटम को सस्टेन करना है तो हमें हमारी सोशल सर्विसेज, एजुकेशन और हेल्थ को और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करवाना पड़ेगा, जो कि हम कर भी रहे हैं। तो ये एक आसान सी बात आपने इस पूरी चीज़ में समझी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रारंभ के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जैसे कि ये जो इनिशिएटिव लाया गया है एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव है, जहां पे जैसा कि आप देख भी पा रहे हो, आपके सामने बेसिक, कोर और एडवांस लिखा हुआ है। जहां पे बेसिक में आपको दिख रहा होगा कि जितनी भी बेसिक नॉलेज आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्लियर करने के लिए होनी चाहिए, वो सब एनसीईआरटीज को कवर करके थ्रू आवर वीडियो लेसन्स, बुक वाइज टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग की क्लासेस के थ्रू हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहां से पूरे क्लियर हो जाएं, आप आंसर राइटिंग कर पाओ और बुक वाइज टेस्ट सीरीज के थ्रू आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाओ। देन वी विल मूव अहेड टू द कोर, जहां पे हम जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इनको 500+ आवर्स ऑफ वीडियो लेसन्स के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। यहां पे आपको स्पेशल मेंटरशिप दी जाएगी बाय द इंडिविजुअल एजुकेटर ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और बिल्कुल इसी तरीके से एडवांस लेवल पे जाके हम ऐसे राइटिंग क्लासेस, वीकली टेस्ट कंडक्ट करके आपका इवेल्युएशन, इस तरीके की चीजों से एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आप लोगों के लिए लेके आए हैं। एंड ऑफ कोर्स जो डेडिकेटेड मेंटरशिप होती है फॉर द इंटरव्यू, वो भी हम कंडक्ट करवा रहे हैं। तो इस तरीके से आप पूरी तरीके से प्रिपरेशन हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं। एंड दिस इज आवर 1 ईयर कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी प्रिपरेशन प्रोग्राम। तो आप में से जो भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो video.onlyis.in पे जाके इस चीज को कवर कर सकते हैं। एंड फॉर एनी मोर इंफॉर्मेशन यू कैन आस्क बिलो इन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए फिर हम लोग बात कर लेते हैं कुछ एजुकेशन पर्सपेक्टिव पे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पाओगे कि हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च करी। इसी के साथ आपको यहाँ पे एज पर
UDISE लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं इसका फुल फॉर्म क्या है। इट इज यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, राइट। तो अमंग एलिमेंट्री स्कूल्स कुछ चीजें फाइंड आउट की गई हैं एज पर UDISE, जो कि मैं आपको बता देता हूं। इस इकोनॉमिक सर्वे ने जो हमको मेंशन किया है वो ये है कि सबसे पहले आप देख सकते हो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि 9.72 लाख गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है रिगार्डिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें से 90.2% में गर्ल्स टॉयलेट है, 93.7% में बॉयज़ के लिए टॉयलेट्स हैं, 95.9% के लिए ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो अगर आप चाहो तो यहाँ पे रोक के पढ़ सकते हो। इट विल बी नॉट बेनिफिशियल फॉर यू इफ आई रीड दीज फैक्ट्स फॉर यू। मगर यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हमको बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया है। नाउ अगर हम लिटरेसी लेवल की बात करें तो ये तो आपको पॉइंट बिल्कुल पता होना ही चाहिए कि हमारे यहाँ पे कितनी लिटरेसी रेट हम अचीव कर चुके हैं। तो इट इज ऑलमोस्ट 96% एट द एलिमेंट्री स्कूल लेवल, राइट। मगर हम अब भी 100% लिटरेसी को अचीव नहीं कर पाए। अगर हम यहाँ पे बात करें लिटरेसी रेट ऑफ पर्सन ऑफ एज 7 ईयर्स एंड अबव, तो यहाँ पे हम पीछे हैं, डेट इज 77.7%। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अमंग सोशो रिलीजियस ग्रुप क्या कोई डिफरेंस है हमारे एजुकेशन अटेन करने में, या जो जेंडर बायस है हमारे यहाँ क्या वो देखने को मिलता है। तो हाँ, बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो फीमेल लिटरेसी है ये नेशनल एवरेज के बिलो आती है, मतलब कम आती है। इसका मतलब हमारे यहाँ पे फीमेल लिटरेसी अभी भी कम है। इसी को अगर आप SC ST OBC जो कि हमारा वनरेबल सोशल ग्रुप है, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी फीमेल लिटरेसी हमको कम देखने को मिलती है, राइट। यहाँ पे अगर हम और इसको थोड़ा फोकसली देखने की कोशिश करें एज 7 ईयर्स एंड अबव में, तो हम ये देख पा रहे हैं कि जैसे अगर हम सबसे पहले यहाँ पे SC ST को देखें, राइट, तो रूरल प्लस अर्बन मिला के जैसे आप देख पा रहे हो 77.5, 61.3। तो यहाँ पे अगर हम ST की बात करें तो ST में फीमेल लिटरेसी जो है ये सबसे कम है, ये आप देख पा रहे हो। क्लियर हो रही बात। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे रिलीजियस ग्रुप्स की कैटेगरी में देखने की कोशिश करें अबाउट द लिटरेसी परसेंटेज, तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो क्रिश्चियनिटी में, राइट, 88.2 और यहाँ पे 82.2 अमंग बोथ मेल एंड फीमेल। तो ये कम्युनिटी या फिर ये रिलीजियस ग्रुप सबसे आगे निकलता हुआ हमको दिख रहा है। क्लियर। इसी के साथ में स्टेट वाइज स्पेसिफिक हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं जाके देखेंगे कि क्या है। हाँ, यहाँ पे हम जिस चीज़ की बात करेंगे इट इज़ अबाउट द प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स फॉर स्कूल एजुकेशन ड्यूरिंग 2020-21, राइट, जिसमें सबसे पहला प्रोग्राम हमको पढ़ना चाहिए अबाउट द समग्र शिक्षा। ये एक ओवर आर्किंग प्रोग्राम माना जाता है स्कूल एजुकेशन सेक्टर के लिए, जिसमें प्री स्कूल से क्लास 12th के लिए जितने भी मेजर फीचर्स हमारी एजुकेशन पॉलिसी में आते हैं वो इसी के थ्रू आते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो इस स्कीम के आउटकम्स हम अचीव करना चाह रहे हैं, जैसे यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करना, सबको बराबर से एजुकेशन इक्विटी मैनर में मिले, क्वालिटेटिव मैनर में मिले, इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे स्मार्ट बोर्ड्स का यूज़ करना, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ताकि जो टीचर्स हैं जो इन स्कूल से पढ़ा रही है उनकी नॉलेज भी स्ट्रेंथन हो पाए। तो ये सारे फीचर्स आपको इस स्कीम के अंडर देखने को मिलेंगे। जैसा हमने बात करी, इसमें होलिस्टिक अप्रोच लिया जाता है स्कीम के अंडर, जिसमें प्री स्कूल से क्लास 12 तक विद इंक्लूजन ऑफ सपोर्ट फॉर सीनियर सेकेंडरी लेवल एंड प्री स्कूल लेवल पहली बार इस स्कीम के अंदर डाला गया। यहाँ पे दिया गया है फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इसका फोकस मेनली 2 T's पे है। पहला टीचर, जैसा अभी हमने बात करी, दूसरा है टेक्नोलॉजी, जैसे स्मार्ट बोर्ड मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया। इसी के साथ यहाँ पे टीचर्स, स्कूल हेड्स की कैपेसिटी बिल्डिंग, लाइब्रेरीज को बनाना, इन सब पे भी ध्यान दिया जा रहा है। जैसे आप ग्रांट पर स्कूल की ग्रांट, एनुअल ग्रांट भी दे सकते हो फॉर लाइब्रेरी 5,000 to 20,000 रुपीज। और आखिरी में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान को प्रमोट करना, विच प्रमोट्स साइंटिफिक टेम्पर एंड मैथ लर्निंग अमंग द स्टूडेंट्स।
ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। दूसरा, फोकस ऑन डिजिटल एजुकेशन, जैसा मैंने बताया यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, स्मार्ट बोर्ड जिसको आप डिजिटल बोर्ड के नाम से जानते हो, स्मार्ट क्लासरूम बन जाती है, राइट। डायरेक्ट टू होम चैनल्स, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है स्कूल्स में फ्रॉम अपर प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी लेवल। तो इस चीज को सपोर्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू जिसका नाम है दीक्षा। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म है। फिर हम लोग बात करें अगर कि किस तरीके से यहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन के लिए फोकस दिया जा रहा है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्कूल्स में तो हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं देख पाएंगे, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में, ये इररेलेवेंट है। गर्ल एजुकेशन में हम लोग बात करते हैं। गर्ल एजुकेशन के लिए यहाँ पे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है इसको अपग्रेड किया जा रहा है फ्रॉम जो अभी तक क्लास 6 थे उसको 8 तक और क्लास 6 को 12 तक। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी जा रही है यहाँ पे गर्ल्स को फ्रॉम अपर प्राइमरी टू सीनियर सेकेंडरी स्टेज। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से उठा सकते हो। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके थ्रू भी हम एम्पावर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर हम इंक्लूजन के बारे में बात करें कि कैसे हम सबको इंक्लूड कर रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे आरटी एक्ट का यूज़ किया गया है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसमें जो यूनिफॉर्म्स के लिए पैसा एलोकेट किया जाता था पर स्टूडेंट पर चाइल्ड को, तो वो 400 से 600 कर दिया गया है। उसी तरीके से टेक्स्ट बुक में पैसा बढ़ा दिया गया है। और आखिरी में इसको सम अप करते हुए कुछ स्किल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन और रीजनल बैलेंस जो है उस पर फोकस दिया हुआ है। यहाँ पे रीजनल फोकस बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमारे लिए बन जाता है, क्योंकि जो समग्र शिक्षा एक स्कीम है, ये एक नेशनल मिशन है टू इंप्रूव लर्निंग आउटकम्स एट द एलिमेंट्री लेवल, जिसमें इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसको निष्ठा, ये आपसे पूछा जा सकता है, राइट, निष्ठा के नाम से, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट प्रोग्राम, इसको कंटेक्चुअलाइज किया गया है। और ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक इसमें हमने देखा कि 100% ऑनलाइन एजुकेशन इसके थ्रू हमने डिलीवर करी। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से देखने को मिला। इसके बाद में एक पढ़ना लिखना अभियान, बेसिकली एडल्ट एजुकेशन स्कीम है, 2021 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, जिसमें 56 लाख लर्नर्स को लिटरेट बनाने का एम है। मिड डे मील स्कीम की बात करें तो इट कवर्स ऑलमोस्ट 11.59 करोड़ चिल्ड्रन जो कि एलिमेंट्री क्लासेस में एनरोल्ड है एलिजिबल स्कूल्स में। तो यहाँ पे इनको फूड ग्रेन्स, पल्सेस, ऑयल ये सब प्रोवाइड किया था ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे चलते हैं हम हमारे इस चैप्टर के, अबाउट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आपको ये जानना चाहिए कि आफ्टर 34 ईयर ओल्ड, दैट मीन हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 की, उसको हमने आफ्टर 34 ईयर्स चेंज किया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। क्लियर? यहां पे इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल। 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हम चाहते हैं हमारे स्कूल्स में बाय 2030, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो करिकुलम है, जो अभी तक हम 10+2 सिस्टम में चल रहे हैं, इसको रिप्लेस करने की कोशिश की हमने 5+3+3+4, राइट। यहां पे पहले 5 साल 3 to 8, 8 to 11th, 11th to 14th एंड 14 to 18 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। यहां पे 10th और 12th की जो बोर्ड एग्जामिनेशन होती है दोस्तों, इसको ईजियर बनाने की कोशिश की है। क्यों? यहां पे अभी तक दोस्तों क्या होता है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फोकस करते हैं कुछ चीजों पे, जैसे पीसीएम लेना पड़ेगा, राइट। यहां पे इनकी जो कोर कंपिटेंसीज होती हैं, जैसे मान लो कि कोई डांसर है, राइट, मान लो कि कोई जिम्नास्ट है, इन पे हम लोग फोकस नहीं देते। तो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये चीज बताई है कि आप सिर्फ मेमोराइज्ड फैक्ट्स पे मत जाओ, आप उस बच्चे की कोर कंपिटेंसीज देखो, इस पे हमने फोकस दिया है, ठीक है। यहां पे हमने फाउंडेशनल लिटरेसी पे एम्फेसिस दिया है, न्यूमरेसी पे, और कोई रिजिड सेपरेशन ना बनाया जाए बिटवीन एकेडमिक स्ट्रीम, एक्स्ट्रा करिकुलर, जैसा अभी हमने डांस, जिम्नास्ट की बात करी, इन सब में कोई डिस्टिंक्शन न बनाया जाए। और साथ ही साथ इसके नंबर भी जोड़े जाए। जो ये आपको जिम्नास्ट में आपको स्टूडेंट्स दिखते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसमें ऐसा बोला गया है कि इसको भी आप इंक्लूड करो, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर वोकेशनल एजुकेशन का, इन्होंने बोला है कि क्लास 6 से आप इंटर्नशिप अलाउ करो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारे गांधी जी का जो सपना था
कि पढ़ते पढ़ते आप किसी चीज़ की ट्रेनिंग लो, ताकि जो हमारे मोदी जी चाहते हैं कि हर व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयड बने, हमारे यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, तो उसके लिए आपको चीज़ें आना चाहिए करते हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। इसके बाद में ग्रेड 5 तक आपको मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, जिसमें भी पॉसिबल हो, और किसी भी स्टूडेंट पे कोई भी लैंग्वेज न थोपी जाए। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और हाँ, यहाँ पे टीचर्स का भी इवैल्यूएशन करा गया है कि मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन जो है विल बी अ 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री बाय 2030। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो ये दोस्तों ओवरऑल एक बहुत ही रिफॉर्मेटिव पॉलिसी बोलना चाहिए जो हम एजुकेशन सेक्टर के लिए लाना चाह रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए। फिर दोस्तों हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं कि इस कोविड-19 पैंडेमिक ने स्कूल एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस दी। तो अच्छी चीज़ ये दी है कि जो एनरोल्ड चिल्ड्रन थे इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल हु वाज ओनिंग अ स्मार्टफोन, उनका परसेंटेज बढ़ा है फ्रॉम 36.5 टू 61.8। और ये रूरल इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कुछ और इनिशिएटिव्स देख लेते हैं कि कोविड पैंडेमिक के टाइम क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए। सबसे पहला ये आपसे पूछा जा सकता है पीएम ई विद्या, ये क्या है, राइट। तो ये आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के तहत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, जिससे ऑन एयर एजुकेशन और डिजिटल एजुकेशन को मल्टी मोड में इक्विटेबल एक्सेस दी जा सके एजुकेशन के लिए। इसमें हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, वन नेशन वन डिजिटल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे इस दीक्षा पोर्टल के थ्रू हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे अगेन एक नई टेक्नोलॉजी, इसका यूज करके वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकें और इसके थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकें, राइट। फिर वन क्लास वन टीवी चैनल्स थ्रू स्वयं प्रभा टीवी चैनल्स, अगेन इट इज टू सपोर्ट एंड रीच दोस्त जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो उनके थ्रू आप टीवी चैनल्स के थ्रू पहुंच जाओ। रेडियो का यूज करके कम्युनिटी रेडियो, पॉडकास्ट, इन सब के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, राइट। इसके बाद MOOCS, इसका फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बताता हूं, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, राइट। मैं आपके लिए लिख देता हूं यहाँ पे, इसको हमने लॉन्च किया है, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, राइट। इसके बाद में डिजिटल इनिशिएटिव में कितनी फंडिंग दी है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे हम नेशनल रिपोजिटरी बना रहे हैं ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज की, ये आप याद रख सकते हो। डिजिटल एजुकेशन के लिए प्रज्ञता गाइडलाइंस हम लेके आए हैं। और मनोदर्पण, ये एक इनिशिएटिव है जिसमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाएगा, क्लियर हो रही बात, जिससे ह्यूमन कैपिटल को स्ट्रेंथन और एम्पावर किया जा सके, इनकी प्रोडक्टिविटी और इफिशिएंसी पे डायरेक्टली इफेक्ट करेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्किल डेवलपमेंट की। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे बताता है कि अक्रॉस ऑल रूरल अर्बन जेंडर क्लासिफिकेशन जो हमारा प्रपोर्शन है स्किल्ड पीपल का वो क्या हुआ है, वो बढ़ा है, ठीक है। स्किल एक्वायरमेंट रिमेन लो एज ओनली 2.4% ऑफ द वर्कफोर्स ऑफ द एज 15 to 59 ईयर्स। अब कंफ्यूज मत हो जाना कि ये दो चीजें अलग अलग कैसे बोल रहा है। मैंने सबसे पहले बोला था कि स्किल्ड पीपल का जो प्रमोशन है वो बढ़ा है, मगर जो स्किल एक्वायरमेंट का लेवल है, राइट, स्किल एक्वायरमेंट का जो लेवल है वो कम रहा है, क्योंकि सिर्फ 2.4% ही हमारी वर्कफोर्स, हाँ वर्कफोर्स का मतलब 15 to 59 ईयर्स, ठीक है, इसको ध्यान रखो। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये क्या होता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये होता है हमारी लेबर फोर्स डिवाइड बाय टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन, टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्किंग एज पॉपुलेशन कितनी है, 15 to 59 ईयर्स, इसकी टोटल इस एज में जितने लोग आते हैं। तो यहाँ पे 2.4% ही हमारे वर्कफोर्स ने फॉर्मल वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग ली थी, ठीक है, और बाकी 8.9% ने इनफॉर्मल सोर्सेज के थ्रू, मतलब बाकी सब
ने किसी भी तरीके की स्किल डेवलपमेंट नहीं की। तो अब स्किल डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स हमारी सरकार कौन से लेके आई है, हमको ये जानना चाहिए। तो सबसे पहला यहाँ पे अगर हम इनिशिएटिव देखें तो वो यूनिफाइड स्किल रेगुलेटर का है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये NCVT आप याद रख सकते हो, हमने नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इसको स्टैब्लिश किया है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो हमारे रेगुलेटरी कैपेसिटीज़ हैं, जैसे क्रेडिबल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर देना, असेसमेंट करना, इन सबको स्ट्रेंथन करने के लिए हमने यूनिफाइड स्किल रेगुलेटर बनाया। इसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसमें बेसिकली कुछ टारगेट्स थे हमारे। टेंटेटिव टारगेट था 8 लाख कैंडिडेट्स को, जिसमें माइग्रेंट्स भी इंक्लूडेड है, इनको ट्रेन करना फर्स्ट फेज में। दूसरे फीचर्स कुछ थे, बॉटम अप अप्रोच को थ्रू आइडेंटिफाई करना और जॉब रोल्स को मैप करना कि किस जॉब्स की नेशनल लेवल पे ज़रूरत पड़ रही है, और फिर डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटीज़ को बनाना, डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी जो कि एक पाइवेटल रोल प्ले करेगी अंडर स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन, और इस तरीके से पूरा मैकेनिज्म काम करेगा। इसके बाद में यहाँ पे क्वालिटी एनहेंसमेंट के लिए भी काम किया गया है, जहाँ पे जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनकी क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करने के लिए काम किया जाएगा। और फाइनली वोकेशनल और फॉर्मल एजुकेशन स्कूल और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में दी जाए। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। जो 2018-19 तक हमारा साइज ऑफ लेबर फोर्स है, ये माना जा रहा है कि 51.8 करोड़ पर्सन्स हैं इसमें से लगभग 3 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड है। एग्रीकल्चर आज भी सबसे लार्जेस्ट एम्प्लॉयर बना हुआ है, जहां पे 42.5% वर्कफोर्स हमारी एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक बहुत मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उभर के आ रहा है। क्लोज टू 52% ऑफ द वर्कफोर्स वॉज सेल्फ एम्प्लॉयड, जो हमारी सरकार क्लेम करती है, राइट। क्या बोल रही है, 52% क्या है हमारे यहाँ, सेल्फ एम्प्लॉयड। ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट पे हम बात कर रहे हैं तो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो यहाँ पे जैसा मैं आपको शुरू में भी बता रहा था कि हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में न्यू सब्सक्राइबर का नेट इंक्रीज देखने को मिला है। ये उनको मिलता है जो फॉर्मल लेबर में एंटर करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, ठीक है। अब जो स्टार्टअप्स हैं, इसका एग्जाम्पल आप यहाँ से देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे जो स्टार्टअप्स हैं उन्होंने एम्प्लॉयमेंट में जो रिपोर्ट करा है, एम्प्लॉयमेंट जितनी वो जनरेट करते हैं उसमें इंक्रीज दिखाई है, राइट। फ्रॉम 1.52 लाख ड्यूरिंग जनवरी टू दिसंबर 2019। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आपको मैं बता रहा हूँ, 1.52 लाख, ठीक है, इन जनवरी दिसंबर 2019 टू 1.75 लाख इन जनवरी दिसंबर 2020। तो यहाँ पे स्टार्टअप्स क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, जैसा हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, तो इस कारण से यहाँ पे फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ती हुई हमें दिख रही है। चलिए अगर अनएम्प्लॉयमेंट की अब बात करें तो एट ऑल इंडिया लेवल ऐसा बोल रही है हमारी सरकार इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू कि ऑल इंडिया लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हुई है। ये सिर्फ 5.8% रह गई है 2018-19 में, जो कि 6.1% थी 17-18 में, मतलब हमने अच्छा परफॉर्म किया, क्लियर। और जो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट में हमको डिक्लाइन देखने को मिला है, ये मेजरली मिला है जिन्होंने फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग ली है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे अगर हम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इसको हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया है 20.2% पे अमंग अर्बन यूथ, एंड इट वाज लोवेस्ट फॉर द सब ग्रुप दैट इज नॉट लिटरेट, जो लिटरेट नहीं है उनके लिए कम है। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट में स्टेट टू स्टेट ये वेरी कर रहा है। अरुणाचल, केरला, मणिपुर, बिहार जो है ये हाई एक्सट्रीम पे आते हैं, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। वहीं गुजरात, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, सिक्किम पे तो ये लोअर एक्सट्रीम पे आते हैं। तो ये चीज आपसे याद रखिएगा, आप पूछी जा सकती है। इसके बाद में हम लोग लेबर रिफॉर्म्स पर अगर कुछ बात करने की कोशिश करें तो हम सब जानते हैं कि क्योंकि लेबर रिफॉर्म्स लाने की बहुत टाइम से कोशिश हमारी सरकार कर रही है, और लैंडमार्क रिफॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ सब्ज्यूमिंग अंडर दीज 4 कोड्स वेरियस लॉस विच आर डीलिंग इन द लेबर लॉस, उसको हमने इन 4 कोड्स में समअप करने की कोशिश की है। जैसे कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड एंड कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। आपको पता होगा कि एक्चुअली में इतने लेबर लॉस होने के कारण
मार्केट में जो इंडस्ट्रीज होती हैं दे हैव टू मेंटेन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा विद देम विच हैम्पर्स देयर वर्किंग प्रोफाइल एंड सो देयर प्रॉफिट्स। तो इसी कारण से हमने ये एक रीजन भी देखा था कि वाई सो मेनी इंडस्ट्रीज वांट टू रिमेन एज एमएसएमई और इवन स्मॉलर देन देम, ताकि उनको ये सब चीजें फॉलो ना करनी पड़े। तो इसी कारण से विद द चेंजिंग लेबर मार्केट ट्रेंड्स हमने इन कानूनों को लाने की कोशिश करी, ताकि कंपनीज के लिए अगर हायर एंड फायर इजी होगा तो कंपनीज ज्यादा ग्रो कर पाएंगी। तो इनफैक्ट हम आखिरी में जाके देखेंगे तो ये दिखेगा हमें कि एम्प्लॉयमेंट कम होने के बजाय एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि इंडस्ट्रीज अब बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रही हैं। अगर हम लेबर रिफॉर्म्स आफ्टर पोस्ट 1991 देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे कुछ बहुत मेजर रिकमेंडेशंस के लिए हमको ये चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि लेबर रिफॉर्म्स का क्रोनोलॉजी आप बताओ। तो इस क्रोनोलॉजी में सबसे पहला तो आपका नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर आ जाएगा, क्लियर, जिसने रिकमेंडेशंस दी थी फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स, जिसमें माइग्रेंट वर्कर्स की डेफिनेशन भी बताई गई थी और इनको बताया गया था कि किस तरीके से यहाँ पे मिनिमम वेज 20 रुपीज पर डे 1990 देना चाहिए। फिर यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुप बनता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये स्पेशल ग्रुप कुछ रिकमेंडेशन देता है, ये बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट को परमिट करो कि वो अपने हिसाब से लेबर लॉज को अमेंड कर पाए उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बस आप सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखना वर्कर्स की, और फिर बाकी चीजें आप स्टेट पे छोड़ दो, राइट। जैसे सेल्फ सर्टिफिकेशन जो है यूनिट्स वो खुद सेल्फ सर्टिफाई करवा पाए, रैंडम इंस्पेक्शन हो उसको अलाउ कर दो, और साथ ही पेंशन और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो है अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए इसको भी कंसिडर किया जाए। इसके बाद में इंपॉर्टेंट सेकंड नेशनल कमीशन बन जाती है ऑन लेबर, जिसके रिकमेंड किया था टू ग्रुप सेंट्रल लेबर लॉज इनटू 4 और 5 ब्रॉड ग्रुप्स। यही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां आप देखो एग्जिस्टिंग सेट ऑफ सेंट्रल लॉज टू बी ग्रुप्ड इनटू 4 और 5 ब्रॉड ग्रुप्स, जो कि आज बहुत स्कैटर्ड मैनर में। और आखिरी में आती है नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेस इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। उसने भी बोला था कि जो सेपरेट लेजिस्लेशन है अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए आप अलग से लेके आओ। इसके बाद में यहाँ पे गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की बात की गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के इवोल्यूशन के साथ साथ हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो इनोवेशंस थे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स में, वो भी बदले हैं, बिजनेस मॉडल्स बदल चुके हैं। आज जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने गिग वर्कर्स को एक बहुत मासिव अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। गिग वर्कर्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे जो स्विगी का व्यक्ति आपको फूड डिलीवर करने आता है वो एक गिग वर्कर है, राइट। जैसे कोई व्यक्ति फ्रीलांसिंग करता है वो एक गिग वर्कर है। तो यहाँ पे गिग प्लेटफॉर्म को आप ऐसा समझ सकते हो विच प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट फॉर शॉर्ट टर्म, विच प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर शॉर्ट टर्म ऑन प्रोजेक्ट बेसिस। ठीक है। प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों यहाँ पे, कि यहाँ पे किसी भी तरीके की उस व्यक्ति के पास सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है, राइट, क्योंकि लिबर्टी फिर बहुत ज्यादा मिल जाती है ना। वर्क के लिए हायर करते हैं और छोड़ देते हैं, मगर हाँ अगर कंपनी रिस्पेक्टिव से आप देखो तो कंपनी को भी प्रॉफिट हो रहा है। बताओ किस तरीके से। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरी एक कोई बहुत छोटी सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। अब मान लो कि मुझे किसी व्यक्ति की ज़रूरत है, तो मैं एक फ्रीलांसर को ढूंढूंगा कि यार ग्राफिक डिज़ाइन करवानी है मुझे, आप कर दो, और एक छोटा सा लोगो डिज़ाइन कर दो जिसके आप मुझसे 2-3 हज़ार रुपये ले लो। तो वो भी कर देगा, क्योंकि उसके पास तो ऐसे 5 काम आ रहे हैं दिन के। अब ये सोचो कि क्या अगर मेरे को एक लोगो डिज़ाइन करवाना होता तो क्या मैं एक व्यक्ति को हायर करता? क्या ये किसी एक बिजनेस प्रोफाइल के लिए, किसी बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल होता? बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पे फायदा किसका हुआ? यहां पे जो फ्रीलांसिंग कर रहा है उसका भी फायदा हुआ कि उसको दिन के 4-5 काम मिल गए उसके काम को देखते हुए, और साथ ही साथ कंपनी का फायदा हुआ कि सस्ता में काम हो गया, और साथ ही उसको ऐसा व्यक्ति मिला जो बहुत ही हाईली स्किल्ड है, जो बहुत ही हाईली स्किल्ड है, और साथ ही साथ वो दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है। तो मैंने सबसे ऑप्टिमल प्राइस में सबसे बेस्ट व्यक्ति को ले लिया, उससे अपना काम निकलवा लिया। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसका मतलब ये है कि हम बाहर के मार्केट में भी इस गिग प्लेटफॉर्म और के थ्रू गिग वर्कर्स या ये प्लेटफॉर्म वर्कर्स बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो यहां पे एक चीज आपको ये समझनी है कि गिग वर्कर का जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है वो रेगुलर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट से बहुत अलग होता है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बहुत शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद में गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स के साथ में भी हमने सोशल सिक्योरिटी
को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है इन 2020। इनको हमने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफाइन करने की कोशिश की है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे आप मार्कआउट कर सकते हो। वी हैव न्यूली इंट्रोड्यूस कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, जिनको हमने डिफाइन किया एक्सक्लूसिवली इन द कैटेगरी ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर बाय प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। फिर दोस्तों इसके बाद हम कोशिश करते हैं जेंडर डायमेंशन देखने की एम्प्लॉयमेंट में। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की रिपोर्ट हमें कुछ चीजें बताती है, मैं आपको जल्दी से इसको समअप कर देता हूं कि फीमेल्स की जो प्रोडक्टिव एज 15 to 59 ईयर्स है, उसमें जो इनका पार्टिसिपेशन है इट वॉज 26.5% इन 2018-19 एज कंपेयर टू अगर मेल्स देखें तो इट वॉज 80.3% फॉर मेल्स कैटेगरी, राइट। अगर हम अर्बन वुमेन की बात करें तो कितने परसेंट अर्बन वुमेन एम्प्लॉयड है रेगुलर वेज कैटेगरी में, अगर मुझे आपको ये प्रोपोर्शन बताना है तो इट वॉज 54.7%। वहीं कितनी रूरल फीमेल्स सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर मुझे आपको इसका क्राइटेरिया बताना है तो इट वॉज 59.6%। तो यहां पे दोनों क्राइटेरिया आप देख सकते हो। वहीं 37.9% वुमेन जो आपको यहां पे क्राइटेरिया दिखा रहा है, ये वो वुमेन है जो हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस में एज एन हेल्पर काम करती हैं। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि ये जो लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमको देखने को मिल रहा है, इट इज बिकॉज हमारे यहाँ पे जो वुमेन है वो डोमेस्टिक ड्यूटीज में ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं, जिसमें 55.7% रूरल एरियाज में जो डोमेस्टिक ड्यूटीज में पार्टिसिपेट करती हैं और 59.1% इन अर्बन एरियाज जहां पे वो डोमेस्टिक ड्यूटीज में पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा था हमारे लिए। एंड द नेक्स्ट डाटा विच वी आर मूविंग ऑन इज रिगार्डिंग द हेल्थ। तो हम जानते हैं कि हेल्थ आउटकम्स में हमने लास्ट 2 डेकेड में दोस्तों बहुत ज्यादा अचीवमेंट की है। क्यों? यहां पे आपको कुछ डिजीजेस का नाम पता होना चाहिए, जैसे वी हैव इरेडिकेटेड पोलियो, वी हैव इरेडिकेटेड गुइनिया वॉर्म डिजीज। यह आपसे पूछा जा सकता है कि हमने लास्ट डेकेड में कौन सी डिजीज को एलिमिनेट किया, राइट। देन वी हैव एलिमिनेटेड यॉज एंड मैटरनल एंड नियोनाटाल टिटनेस, जो मेनली नॉन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के कारण हो जाता था, राइट। फिर कुछ इंपॉर्टेंट यहां पे फैक्चुअल चीजें हमको यहां बता रहा है, जैसे सबसे पहले आप देख पा रहे हो टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा रिड्यूस हुआ है 1991 में, इट यूज टू बी 3.6%, बट इन 2018 इट गॉट रिड्यूस टू 2.2%। अच्छी बात है। अगर हम यहाँ पे मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को देखें तो इट वॉज 113 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म हम लोग कर रहे हैं, देखा जा सकता है। अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट देखें तो 36 रहा है ये पर 1000 लाइव बर्थ्स इन 2018। ये कुछ डाटा थे जो हमको याद होने चाहिए। फिर हम लोग चाइल्ड हेल्थ आउटकम्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है और अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट है, ये डिक्लाइन हुआ है इन मोस्ट ऑफ द सिलेक्टेड स्टेट्स। ये मैं आपको कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 को कंपेयर किया था तो हमने वहां पे ये चीज मेंशन की थी। अब यहां पे जो आपके सामने सवाल आएगा वो ये आएगा कि इस माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को, मैं उम्मीद करता हूं आपको पता होगा हमारे पे माल नरिशमेंट की बहुत मेजर प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, उसके लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स हमारी गवर्नमेंट लेके आई है। तो मैं आपको कुछ यहां पे उसके इनिशिएटिव्स बता देता हूं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आएगा नेशनल न्यूट्रिशनल मिशन, जिसको पोषण अभियान के नाम से भी हो सकता है आप जानते हो, यह आपको याद रखना है, राइट। इसके बाद में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसके थ्रू हम नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद आंगनवाड़ी सर्विसेज, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। इसके बाद में इकोनॉमिक सर्वे हमसे बात करने की कोशिश करेगा अबाउट द वाटर एंड सैनिटेशन, जिसमें हम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन एरिया के बारे में जानते हैं। इसमें हम ज़्यादा बहुत कुछ तो बात करेंगे नहीं, सिर्फ एक यूनिसेफ की स्टडी जो इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारे लिए वो ये है कि 91% वुमेन ने रिपोर्ट किया है कि अब
वो अपना करीब करीब 1 घंटा बचा पाती हैं, क्योंकि अब उनको 1 किलोमीटर दूर तक नहीं जाना पड़ता फॉर द डेफिकेशन। ये एक बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए। हम इसके बाद सीधे मूव ऑन करेंगे जल जीवन मिशन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। आपको यहां पे ये पता होना चाहिए कि अगस्त 2019 तक 3.32 करोड़ हाउस होल्ड, जिसको कि आप 17% मान सकते हो, आउट ऑफ टोटल 18.93 करोड़ रूरल हाउस होल्ड, इनके घर में टैप वाटर सप्लाई हम दे चुके हैं। और यहां पे जल जीवन मिशन का एम है कि हम बाय 2024 टैप वाटर कनेक्शंस को हर घर में दे पाएंगे, राइट। तो 83% अभी भी हमारा, जैसे हमने बताया ना 17% अचीव कर लिया है, तो 83% अभी बचा हुआ है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जल जीवन मिशन जो है ये किस तरीके का प्रोग्राम है। तो आपको यहां पे ये ध्यान रखना है कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम है, जिसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लगता है, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, डेट्स इट इन दिस लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपने बहुत सी चीजें सीखी होंगी, समझी होंगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो कमेंट में जरूर बताइएगा। ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट। इन द एंड, कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर हियरिंग अस। ऑल्सो अगर आपको इस चैप्टर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वेयर यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम। थैंक यू फॉर हियरिंग अस।